जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम 8 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन सभी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी ट्रिक्स बनते हैं, जितने फार्मूले बनते हैं, उन सभी को आपके सामने रखने वाले हैं। और देखिए जो क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर है ना, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आने वाले एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा उसमें काफी बढ़ जाता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे अक्सर स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि मैथ और रीजनिंग के लिए क्या किया जाए एनटीपीसी के लिए। तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, बहुत ही काफ़ी है ये, इससे ज़्यादा मत दिमाग लगाइए। मैं आपको पता होना चाहिए कि मैं इस बुक से करवा रहा हूँ, ये किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर है। आप चाहें तो कोई भी, जरूरी नहीं किरण पब्लिकेशन, कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर बना लीजिए, मैथ और रीजनिंग ये एनफ है। ठीक, मैंने किया इसलिए बता रहा हूँ। 1 से लेकर 60 सेट तक है। करीब मैथ क्वेश्चन की बात करें तो 1500 क्वेश्चन हो जाता है और रीजनिंग भी 1500, और ये 1500 क्वेश्चन आसपास भटकते रहता है बस। तो देखिए पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन सिर्फ रेलवे एनटीपीसी नहीं पूछती है बल्कि एसएससी भी इसको बार बार पूछती है। तो कोई क्वेश्चन ये माइंड से हमेशा निकाल दीजिए कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए बना है, एनटीपीसी में आएगा। हो सकता है एसएससी में पूछ देगा, वो पूछता है, तो कोई किसी के सर पर नहीं लिखा है कि ये हमें एनटीपीसी में पूछा। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसको अपनी चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आए, किसी वस्तु की कीमत में कुछ परसेंट की वृद्धि होती है या कमी होती है, तो उस व्यक्ति जो है ना, वो व्यक्ति अपने खर्च को बढ़ाना नहीं चाहता है, कांस्टेंट रखना चाहता है। तो उस कांस्टेंट रखने के लिए उसका जो खपत है ना, उसमें तो कमी करनी होगी, उसका खर्च सेम रखना चाहता है। मान लिया जाए पहले 100 रुपये खर्च था, उसको अभी भी 100 रुपये रखना चाहता था और कीमत जो है बढ़ गया है, तो क्या करना होगा, उसके जो खपत है उसी को तो घटाना पड़ेगा, तब ना जाके पैसा वही रहेगा सेम। तो अब देखिए जब भी ऐसा सवाल है, डायरेक्ट करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। वो क्या हो रहा है, कीमत बढ़ रहा है 10%, जितना बढ़ रहा उतना लिख देना है, और बटे 100 में से जितना बढ़ रहा उतना लिख देना, बटे 110 हो जाएगा और इंटू 100 कर देना परसेंटेज में बनाने के लिए। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, 1 0 कैंसिल, 100 बटे 11, तो क्या आएगा 9 सही 1 बटे 11% की क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वो आपकी कमी हो जाएगी। 9 सही 1 बटे 11% की कमी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा चीज तो घटाना ही पड़ेगा, तब जाकर उसका व्यय जो है, खर्च जो है, जो पहले खर्च करता था वो कांस्टेंट रहेगा ना। एक बढ़ रहा है दूसरा घटाना ही पड़ेगा, या फिर एक घट रहा तो दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कांस्टेंट होगा। तो कुछ नहीं, अब मान लिया 10% की कमी बोलता, तो उसके बाद यहाँ पर ये सवाल रहता कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तब जाकर वही व्यय रहे। तो क्या होगा, 10% की कमी करने के लिए बोल रहा है, तो क्या करना है, 10 बटे कमी बोल रहा है, 100 में से 10 घटा देना है, 90 कर देना है, इंटू 100 कर देना है। समझ में आया ये परसेंटेज। अब ये तरीका हो गया क्या, डायरेक्ट करने का, और ये बता रहे हैं ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है और ऐसा ही करना एग्जाम में। अब देखिए इसको बेसिक से भी बता देते हैं। ठीक, बेसिक से ये है कि मान लेते हैं उस व्यक्ति जो चीनी खरीदता है उसकी कीमत जो है ना, कीमत जो है मेरे भाई 100 रुपया पर केजी है, पहले लिख देते हैं, कीमत जो है 100 है। अब मान लेते हैं खपत जो करता है ना, वो 1 केजी चीनी खपत करता है, 5 परिवार मिलके, तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा, खर्च बोलिएगा, चीनी की कीमत 100 रुपये है, 1 किलो खपत करता है, तो कितना आ जाएगा, 100 रुपया उसका खर्च आ जाएगा ना। केजी लिख देते हैं, ये रुपया लिख देते हैं, कीमत है 100 रुपये पर केजी। अब बोल क्या रहा, अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता, मतलब व्यय जो है, खर्च पहले 100 था, अभी भी 100 रुपया ही वो रखना चाहता है, तो उसको चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, मतलब इसलिए पूछ रहा है। तो अब कीमत जो है 10% की वृद्धि हो गया, पहले कीमत 100 था, अब 10% की वृद्धि हो गया, 110 रुपया हो गया। अब ये खपत क्या होगा, तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आया ना। अब देखिए इसको खपत निकालने के लिए क्या करेंगे, खर्च में से इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 100 बटे 110, 1 0 खत्म हो जाएगा, तो 10 बटे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। पहले खपत 1 किलो था, अब जो है कितना आ जाएगा,
10/11 किलो, मतलब कम खपत आ गया। देखिए 10/11 एक से कम आ रहा है ना, तो खपत बोले ना, एक चीज कम करना पड़ेगा तब जाकर कांस्टेंट रहेगा खर्च। अब कुछ नहीं करना, देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करना है। पहले 1 किलो खपत करता था, अब 10/11 किलो कर रहा। अब यहाँ क्या हुआ, कैलकुलेशन में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाएंगे कि फ्रैक्शन में कैसे करें। मेरे भाई कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ये 11 पहले खपत था, अब 10 हो गया ना। बस अंतर देखो कितना प्रतिशत की कमी आया। देखो पहले खपत 11 था, अब 10 हो गया, कमी आया ना। तो कमी कितना का आया मेरे दोस्त, अंतर 1 ले लेंगे। कमी में क्या होगा, नीचे में बड़ा वैल्यू होता है, 1/11 इंटू 100 क्या आएगा, 100/11 आ रहा है ना, ये चीज आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी बहुत सारा इसका जो है तरीका है बनाने का। फिलहाल जो बेस्ट तरीका लगा वो मैं आपको बताया हूँ, और भी बताते रहूंगा। जब आप नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक जाकर देखिए, पूरे डिटेल में बताएं। ठीक, पसंद आया पहला क्वेश्चन तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए एक और सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री का है, बहुत ही शानदार सवाल है। बोल रहा है कोस स्क्वायर 270 डिग्री माइनस फाइव माइनस साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस फाइव प्लस साइन स्क्वायर π/2 इंटू साइन स्क्वायर 270 माइनस फाइव का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो बेस्ट और सुटेबल तरीका है मैं वो बताने वाला हूँ। जैसे आप देखिए कोस स्क्वायर 270 माइनस फाइव क्या होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है और फार्मूला पर ही क्वेश्चन है। तो कोस स्क्वायर 270 डिग्री माइनस थीटा होता है, वो होता है आपका साइन थीटा होता है। और तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, थीटा की जगह फाइव है, माइनस अब साइन 180 माइनस थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा ही होता है, इसमें चेंज नहीं आता। 180 में चेंज नहीं आता, 270 में आता है, 90 में आता है, फिर 450 में आता है, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा ही होता है। तो साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह फाइव है तो फाइव लिख देंगे, प्लस अब साइन स्क्वायर π/2 का मान क्या हो जाएगा, साइन π/2 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इंटू अब साइन स्क्वायर 270 माइनस फाइव, तो साइन स्क्वायर 270 माइनस फाइव क्या होगा, अभी क्या बताया, कोस स्क्वायर 270 माइनस फाइव साइन स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर 270 माइनस फाइव क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर फाइव आ जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर फाइव आ गया। कोई ऑप्शन है कोस स्क्वायर फाइव, कोस स्क्वायर फाइव, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहे तो यहाँ पर फाइव का मान भी आप पुट कर सकते हैं, कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, जो मान लगे आपको, जो पता है उसका मान पुट कर दीजिए, उसके बाद निकालिए और सेटिस्फाई करा दीजिए, ऑप्शन सेम ही आएंगे। ठीक, देखिए एक और सवाल है, बोल रहा 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। तो पूछ रहा है यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 3 दोस्त थे, पहला तनवीर है, दूसरा जो है यूसुफ है, और तीसरा जो है वो है सचिन है। बोल रहा है तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, तो अब और यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया, तो हम मान लेते हैं सचिन का जो है 1 टोटल भुगतान किया है, सचिन टोटल 1 रुपया भुगतान किया, तो यूसुफ जो है सचिन का 1/2 किया, मतलब 1/2 करेगा यूसुफ। अब बोल रहा तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग भुगतान किया, तो इसका 2/3 क्या हो जाएगा, आपका 1/2 का 2/3 यही हो जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा, यानी तनवीर जो है 1/3 भाग भुगतान किया। अब बोल रहा कि यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय जो है ना का भिन्न कौन सा, तो कुल व्यय जो हो जाएगा, देखिए यूसुफ के द्वारा 1/2 1/2 व्यय किया गया, टोटल का बोल रहा, कुल व्यय का कितना भिन्न, तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे यदि तो क्या आ जाएगा, 1/1 मैं लिख देता हूँ, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, बटे यहाँ पर क्या होगा 6 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 + 3 + 6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6/2 इंटू 6 3 9 2 11 आ जाएगा, यानी
3 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3/11 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यूसुफ का भिन्न जो आएगा 3/11, ऑप्शन बी करेक्ट। अब रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फ्रैक्शन आ गया तो कॉम्प्लिकेटेड, और हम लोग को क्या है, फ्रैक्शन से एलर्जी है, ठीक। अब इस एलर्जी को दूर करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये क्या है ना, यहाँ पर दिया क्या है, 2/3, 1/2 दिया हुआ। अब देखिए इन दोनों के भिन्न का डिनोमिनेटर जो है ना उसको टोटल मान लीजिए। तो इन दोनों, इसका एलसीएम का 2/3 और 1/2, इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है 3 और 2 का एलसीएम मान लेते हैं 6। तो मान लेते हैं सचिन का जो है, फिर से लिख देता हूँ TUS, सचिन जो है टोटल 6 खर्च करता है। अब बोल रहा है यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया, इसका 1/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब बोल रहा है फिर तनवीर ने यूसुफ का 2/3 किया, यूसुफ 3 करता था, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस अब पूछ क्या रहा था, यूसुफ द्वारा किए गए भुगतान का भिन्न, तो यूसुफ कितना, 3, कितना में 2 3 5 6 11, खत्म कहानी। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको नहीं समझ आया हो, लेकिन यहाँ पर ये तो बेसिक तरीका है, और बेसिक उसके बाद फिर ये भी बता दिए कि देखिए फ्रैक्शन से निकलने का तरीका कि उसके जो डिनोमिनेटर है उसको आप मेन चीज मान लीजिए, पूरा मान लीजिए, या फिर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसीलिए आप फ्रैक्शन से आप निकल जाइएगा। देखिए कितना आराम से बन गया ना। तो आपको इस तरीके का ही मेथड अपनाना है। हालांकि इसमें भी बन गया, लेकिन थोड़ा सा ये लग गया है ना, खिचड़ी हो गया। हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सोचे नहीं बता देते हैं, थोड़ा सा बेसिक भी रहना चाहिए, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये बोट एंड स्ट्रीम का है। बोल रहा है एक नाव की गति शांत जल में 15 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी जो कि एक छोर से दूसरे छोर से पहले छोर में लगा समय का अंतर जो है वो 10 मिनट है। तो पूछ रहा दोनों छोर के बीच की दूरी क्या है। अब देखिए बोला गया है कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ये एक छोर से पहले दूसरा छोर जाता है, इस छोर से इस छोर जाता है, और फिर वापस इस छोर से इस छोर आ जाता है। तो एक बार मान लेते हैं धारा के दिशा जो है, पानी की दिशा जो है इस साइड होगी, ठीक, इस साइड होगी, ठीक। आप देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने को क्या लगेगा, उसका धारा की चाल चल रहा, धारा के साथ चाल तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा दोनों का चाल। एक बार फिर वापस आने में उसको धारा के विपरीत चलना पड़ेगा, तो वहां पर क्या होगा, चाल जो है घट जाएगी। तो बस यही बोल रहा है कि एक बार जाता है फिर दूसरे बार आता है, तो इन दोनों में जो समय लगता है उसका गैप जो है, उसका अंतर 10 मिनट है। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है d है। तो एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, समय बराबर क्या होता है, आपको पता है कि दूरी बटे चाल होता है एस मान लीजिए या भी मान लीजिए, जो मन करे। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना कि एक बार तो धारा के साथ पॉइंट ए से, मान लेते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी, ए से बी की ओर जाएगा तो धारा के साथ जाएगा, तो स्पीड दोनों का जुट जाएगा, नाव की चाल और धारा की गति। तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी डी करेगा, डिस्टेंस कवर, चाल कितना हो जाएगा 15 + 3 कितना हो जाएगा 15 + 3, मैं लिख देता हूँ d/18 इतना। अब दूसरा बार क्या होगा कि पॉइंट बी से पुनः पॉइंट ए की ओर आएगा, बोल रहा है ना, एक छोर से दूसरे छोर से पहले छोर में जो टाइम गैप होता है वो 10 मिनट का। तो अब बी से पॉइंट ए की तरफ आएगा तो फिर समय कितना लगेगा, मान लेते हैं t1 ये t2, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तो वही डिस्टेंस करना पड़ेगा। अब चाल क्या होगा ना कि अपोजिट डायरेक्शन में धारा के जा रहा है, धारा उधर जा रहा, ये व्यक्ति नाव जो है इधर आ रहा, तो क्या हो जाएगा, दोनों का चाल जो है घट जाएगा। तो चाल क्या हो जाएगा 15 - 3 बराबर d/12। अब देखिए जो टाइम लगा धारा के साथ जाने में d/18 है, और धारा के विपरीत दिशा में d/12, इन दोनों के बीच का अंतर ही बोल रहा है कि 10 मिनट है, इसी के कारण तो 10 मिनट लगता है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ बड़ा में से छोटा घटा के अंतर कर देंगे 10 मिनट के बराबर, तो d/12 - d/18। यहाँ ध्यान रखिएगा कि बड़ा में से छोटा घटाना, तो बड़ा यहाँ पर दिख रहा है d/12, ठीक, बराबर कितना है 10 मिनट।
अब देखिए 10 मिनट दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या किलोमीटर में आंसर, और जो चाल दिया हो किलोमीटर पर आवर में दिया, तो हमको इस मिनट को आवर में चेंज करना होगा, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यदि 30 को इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 36 आएगा, तो क्या आ जाएगा 12 36, 3D माइनस 2D आ रहा बराबर 1/6 आ जाएगा, 1/6। अब देखिए D बराबर कितना आ जाएगा आपका, D बराबर ये 6 बार में कट जाएगा ना, तो D बराबर 6 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा था कि दोनों छोरों के बीच की दूरी क्या है, तो दोनों छोरों के बीच की दूरी क्या माने थे, D माने थे, जो कि कितना आ गया 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक में दिया हुआ ऑप्शन गलत है और सॉल्यूशन भी गलत है दिया हुआ, तो आप सुधार लीजिएगा, वहां पे 2 कर दिया है, 2 बिल्कुल भी नहीं होगा, यही होगा, डी ही होगा। ठीक, साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। बोल रहा है कि 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के 2 खंभों के शीर्षों का एक तार द्वारा जोड़ा जाता है, जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछ रहा तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 अलग अलग ऊंचाई की 2 खंभा है, तो मान लेते हैं ये एक खंभा है और ये दूसरा खंभा है। पहले खंभे की ऊंचाई जो है 20 मीटर है और दूसरे का जो दिया हुआ है 14 है। तो ध्यान से जिसमें लंबाई जिसकी बड़ा है उसके सामने वो कर दिए। अब 2 खंभों के शीर्षों का एक तार द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों खंभे के शीर्ष यही दोनों है, तो इन दोनों को एक तार द्वारा जोड़ा गया, तो तार द्वारा इस तरह से जोड़ा जाएगा। और यह मानकर चलिए कि तार जो है में कोई ढील नहीं है, तार में पूरी तरीके से टाइट है, तो जोड़ा गया। ठीक है, जो बोल रहा है क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, क्षैतिज के साथ मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या होगा, सबसे पहले इसका तो हॉरिजॉन्टल ये होगा ना, तो इसी के जस्ट पैरेलल हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो अब देखिए इसके साथ बोल रहा है कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो वो बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। बस अब पूछ रहा है तार की लंबाई का, यानी तार की लंबाई ये है, यानी आपसे पूछ रहा है हाइपोटेनस क्या होगा इस त्रिभुज में, नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC में। अब देखिए ये 14 इसकी हाइट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, टोटल 20 है, तो ये कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब देखिए निकालना ये है ना, तो ये निकालना है, यहां से देखिए क्या कर सकते हैं आप, साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा BC बटे AB हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता बराबर BC कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ बटे AB का मान आपसे पूछ रहा है, यही AB मान है ना इस रस्सी की लंबाई। तो अब देखिए तार की लंबाई, अब देखिए क्या आ जाएगा, AB बराबर क्या आ गया मेरे दोस्त, तो 12 क्या आ जाएगा, मीटर में है तो मीटर में, तो 12 बराबर आ गया, जो कि तार की लंबाई होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, कोई इसमें ऐसा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है 2 संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात जो है 1:2 हो जाता है। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के माध्यम से भी बना सकते हैं, बन जाएगा, लेकिन यदि मान लेते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो आप ABCD करके चेक करते रहिएगा, तो डी में जाकर आपको चेक करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप जो तरीका है जो मैं बता रहा हूँ उस तरीका को फॉलो करिए। ऑप्शन से तो बनेगा ही, लेकिन अब चारों को पता नहीं है कौन सा ऑप्शन चारों में से, तो बारी बारी से चेक करिएगा। अब मान लिया जाए ऑप्शन डी रहेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, उससे पहले कर लीजिएगा। देखिए जो तरीका बता रहे हैं, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को ये नहीं बोलेंगे कि ऑप्शन के माध्यम से कर दो, ऑप्शन भी पता है लेकिन हमको उससे पहले भी करना, तो वही तरीका ना अपनाएंगे। तो देखिए तरीका क्या है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर बोल रहा है 5 है, तो पहली संख्या ये मान ले और दूसरी संख्या है, मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका x - 5 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर देखिए 5 आ रहा है,
घटाइए x माइनस 5 घटाइए तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 5, x कैंसिल आ रहा, 5 आ रहा ना, तो दोनों संख्याओं का अंतर जो है 5 आ रहा। अब संख्या जो हम माने सही रूप से माने। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में से आपसे यदि पूछे बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है, तो आप बेझिझक बताइएगा x जो है बड़ी संख्या और x माइनस 5 छोटी संख्या, क्योंकि x में यहाँ 5 घट रहा तो इससे छोटा ही होगा। अब क्या बोल रहा है, यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए, छोटी संख्या से 25 घटाइए, देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 5 माइनस 25 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब बोल रहा है बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए, अब बड़ी संख्या में क्या करना है, 20 जोड़ा जाए, x प्लस 20 हो गया। अब दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोल रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है जब 25 घटाया जाता है और 20 जोड़ा जाता है। तो बड़ी बटे छोटी नहीं करना, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या करना है। तो छोटी संख्या ये हो जाएगा बटे बड़ी संख्या क्या होगा, x प्लस 20 बराबर 1/2। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे, हमको पता है, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या कर देंगे, लेकिन पहले बड़ी संख्या दिया तो उसको करना। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 30 अपॉन x प्लस 20 बराबर 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x माइनस 60 बराबर x प्लस 20 आ रहा। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 80 आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या माने थे, x ही तो माने थे, और x का मान क्या आ गया, 80। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन के माध्यम से करते तो भी बन जाता, लेकिन तीसरा ऑप्शन करते करते आपको टाइम लग जाता। और ये जो तरीका बताएं, हो सकता है ज्यादा लग गया होगा, 2 मिनट 1 मिनट, लेकिन आप जब बनाइएगा ना तुरंत बना लीजिएगा, एकदम 20 से 25 सेकंड के अंदर बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो जिस तरीके से मैं बताता हूँ आराम से उसको फॉलो करिए। मैं आपको जितना कम से कम ये जो है ना तरीका फॉर्मूला याद कराने का कोशिश करूंगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके डायरेक्ट टारगेट पर हिट करने के लिए बोलूंगा। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 रुपया हो जाती है, और 2 वर्षों के बाद 9,680 रुपया हो जाती है। तो पूछ रहा ब्याज दर कितनी है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में ही एनटीपीसी में किए हैं, इसीलिए आपको बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, काफी है, अभी भी समय है। जो बोलते हैं मेरे भाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम देगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और कितना पूछता है। इसीलिए थोड़ा सा एक भाई समझकर विश्वास रखिए, पैशंस के साथ करिए, देखिए आपके रिजल्ट होंगे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट से आगे चले जाएंगे। तो देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया, इस तरीके का भी क्वेश्चन करना है। आपको क्या बताए थे कि जब कोई धनराशि जो है ना 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर A1 और A2 हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपसे दर पूछेगा, तो दर का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बताए थे कि B माइनस A या फिर A2 माइनस A1 बटे A1 इंटू 100। फिर से बता दें, जैसे कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर T1 वर्षों में, T1 मतलब बता रहे हैं यहाँ पर 2 क्रमागत वर्षों में, जैसे 2 वर्ष में दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं आपका A1 हो जाए, A हो जाएगा राशि, ये कितना हो जाता है आपका 9680 रुपया। वर्ष कितना है, 2 वर्ष। अब इसका क्रमिक वर्ष कितना होगा, 3 वर्ष होगा। क्रमिक मतलब क्या, लगातार 4 वर्ष का था, 5वां वर्ष फिर कुछ और होता। तो अब यहाँ पर B क्या हो जाएगा, B मतलब दूसरा जो मिश्रधन है, अमाउंट है, वो कितना हो जाएगा 10,648 रुपया हो रहा है ना। मैं रुपया लिख देता हूँ, देखिए 2 वर्षों में कितना हो रहा, A हो रहा, उसके अगले वर्ष में B हो रहा। तो दर आपसे पूछेगा मेरे दोस्त, तो R बराबर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको बताए थे कि B माइनस A अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय 100%। हो गया ना, कुछ था इसमें एकदम। अब देखिए B कितना हो जाएगा, 10,648 माइनस
9680 अपॉन 9680 इंटू 100 हो जाएगा ना। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, बस 968/968 0 इंटू 100। देखिए ये 10 बार में कट जाएगा, फिर ये 10 बार में कटेगा, तो कितना आ रहा मेरे भाई, रेट बराबर कितना आ गया 10% आ गया ना। ऑप्शन नंबर है कोई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो। तरीका नंबर 1, हो सकता है कुछ छात्रों को ये फॉर्मूला ना समझ आए, याद ना रहे, एग्जाम हॉल में ऐसा भी होता है, क्योंकि प्रेशर तो अलग ही रहता है एग्जाम हॉल में, सभी को पता है, जो याद किए हुई चीज भी भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, ये नहीं याद रहेगा, मैं एक और तरीका बता देता हूँ। ठीक, ये नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डायरेक्ट बनाने का। 2 क्रमिक वर्षों में जब चक्रवृद्धि ब्याज ए और बी हो जाता है तो रेट ही पूछेगा आपसे। आप देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। आप दूसरा तरीका जो बता रहे हैं वो आपका बेसिक तरीका है और वो ब्रह्मास्त्र है आपके अंदर, उसको भूलिएगा नहीं। जैसे क्या है ना कि बोल रहा है कि 3 वर्षों में कितना हो जाता है 10,648, तो ए बराबर क्या पढ़े थे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर T, यही पढ़े थे ना। तो कितना हो जाता है 10,648 हो जाता है, प्रिंसिपल P मान लेते हैं, 1 प्लस R नहीं पता, R ही मानेंगे बटे 100 पे पावर T हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। अब 2 वर्षों में कितना हो जाता है 9,680, फिर यही फार्मूला यूज करेंगे, प्रिंसिपल तो वही रहेगा ना। अब देखिए 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर कितना है 2 हो जाएगा। अब R का मान नहीं निकलेगा। देखिए यदि दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं मेरे दोस्त, क्या होता है पी कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर काटेंगे हम, ये आपका कटेगा 24 चौक 96, 20 चौका 80, 4 बार में काटेंगे, 4 दूना 8, 2 4 छक्की 24, 2 4 छक्की 24, 4 दूना 8। अब ये 1210 ये कट जाएगा 1331। अब यहाँ पर क्या होगा ना 1210 सही आ रहा ना, 4 20 ठीक है, 1210 ठीक है, 2 से ठीक है, 2 12 2 10 ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है ना 1331 बटे 1210 बराबर ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, पावर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा सीधे 1 प्लस R बाई 100 पे पावर 1 का मतलब कुछ नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं, होगा ना इतना। अब कुछ करना नहीं है, 1331 बटे 1210 माइनस 1, इसको कर देंगे इधर, बराबर R बाई 100 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90, 121 बटे 1210 बराबर R बटे 100 आ रहा है। देखिए ये 10 बार में कटेगा, ये 1 0 1 0, R बराबर कितना आ गया 10% आ गया ना मेरे दोस्त। पिछला क्वेश्चन इसी तरीके का था, पिछले सेट में बनाया है कुछ दिन पहले, और वहां पर भी सेम यही तरीका अपना है, दोनों मेथड बना है। हो सकता है एक नहीं आता है, तो इसीलिए बोलते हैं हर एक जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स बनते हैं, जितना संभव हो सके बेस्ट मेथड सुटेबल आपको लगे, हमको लगे आपको दे दें, वो देने का प्रयास हम करते हैं। ठीक, पसंद आया तरीका तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का अंतर जो है डिफरेंस दिया हुआ 29, तो पूछ रहा संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन के माध्यम से आप भी कर सकते हैं। बोल क्या रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो ऑप्शन ए में भी 29 है, ऑप्शन बी में भी 29 है, ऑप्शन सी में भी 29 है, ऑप्शन डी में भी 29 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है ना। तो अब पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन बोल रहा है एक संख्या का 25%। अब देखिए इन सभी ऑप्शन में पहली संख्या का 25% निकालिएगा, तो 25% निकालिएगा, उसके बाद दूसरी संख्या से कंपैरिजन करिएगा, 30% से क्या 7 अधिक है, तो इसमें क्या होगा ना सामना करना पड़ सकता है आपको कैलकुलेशन का। आप देखिए करके, मैं कर देता हूँ। जैसे एक संख्या का 25%, तो इसका 25% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
अब दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, इसका 30% क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 11 का 3/10 हो जाएगा 30%, तो कितना आ जाएगा 3.3। इससे 7 अधिक है तो बिल्कुल भी नहीं, 6.5 अधिक दिख रहा ना, तो ये ऑप्शन ए ऐसे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी को इसी तरीके से करिएगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा। देखिए तो 39 का 25% करिएगा तो 1/4, 4×9 36, 3 4 7 28, 4 5 20। अब जो है 10 का 30% निकालिएगा तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या इससे 7 अधिक है, तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा, पॉइंट में आ रहा। आप देखिए 34 का निकालते हैं 25%, मतलब 1/4, तो 4 8 32, 4 5 20, ये आ रहा। अब जो है 5 का 30% निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 1.5। अब 1.5 देखिए क्या 8.5 इससे 7 अधिक है, तो दिख रहा है ना 7 अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, हमको पॉइंट्स में कैलकुलेशन करने पड़ जाए। इससे बेहतर है कि हम जो तरीका है वही अपनाएं और डायरेक्ट आंसर निकाल लें। तो देखिए वो तरीका क्या है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, हर तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका दिमाग जो है ना वो खुल जाए। अब देखिए एक संख्या बोल रहा, दो संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या x - 29। पिछले एक क्वेश्चन में ऐसा आया था क्वेश्चन। अब बोल रहा है एक संख्या का 25%, तो इसका 25% मतलब 1/4 हो जाएगा। 25% 25/100 मतलब 1/4। अब दूसरी संख्या x - 29 के 30% का मतलब 3/10 हो जाएगा, होगा 30% का मतलब से 7 अधिक है। ये संख्या जो है इससे इसके 30% से ये 7 अधिक है, तो इसमें यदि 7 जोड़ देते हैं तो बराबर एक दूसरे का हो जाएगा, या फिर इसमें 7 घटा दीजिए, है ना। तो अब कुछ करना नहीं है, देखिए x/4 कर दिए बराबर 3x/10 -87/10 + 7 आ रहा ना। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम इधर ले आते हैं, तो एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 5x - 6x, x/20 आ रहा। एलसीएम लीजिएगा 3x/10 - x/4 घटाकर तो x/20 आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 17/10 आ जाएगा, ठीक। तो x बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर 34 आ रहा है। देखिए 10 दूनी 20, 17 दूना 34 आ रहा है ना। x बराबर 34, पहला ऑप्शन देख लेना कोई है 34 मार कर निकल जाना, दूसरा ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है, दूसरा संख्या निकालने। एक 34 से दूसरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बाकी तो ऑप्शन नंबर वही आ गया। तो हर तरीके से बता रहे हैं, पेशेंस के साथ रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको मैथ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा एनटीपीसी में, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है एक त्रिभुज के दो कोण 1:2 के अनुपात में है और इन कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है। तो पूछ रहा है सबसे छोटे कोण का माप क्या है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं जल्दी से। बोल रहा है दो कोण का अनुपात दिया हुआ है 1:2। तो अनुपात जब भी रहता है तो मैं बताता हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता है, इसके साथ एक वेरिएबल लगा हुआ रहता है, मान लेते हैं x या जो भी मानना है k मान लीजिए। तो अब x रेशियो 2x में है, तो मान लेते हैं ये एंगल x होगा, ये एंगल कितना होगा 2x। तो बोल रहा है तीसरे कोण के बराबर है, तो ये तीसरा कोण कितना हो जाएगा, ये x और ये 2x टोटल 3x, तो बचेगा कितना 180 डिग्री - 3x बचेगा ना। तो अब देखिए इन दोनों कोणों का योग करेंगे, x + 2x जो है वो बोल रहा है तीसरे कोण के बराबर है 180 डिग्री - 3x, यही तो बोल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा ये 3x बराबर 180 डिग्री - 3x, तो 6x बराबर 180 डिग्री आ रहा। तो x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ रहा। और आपसे पूछ क्या रहा था सबसे छोटे कोणों का माप, सबसे छोटे कोणों का माप क्या है x है, x का मान 30 डिग्री आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा पानी का एक ड्रम 3/4 भरा है, जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है। तो पूछ रहा ड्रम की क्षमता कितनी है।
तो बहुत ही सिंपल सवाल है। मान लेते हैं ड्रम की क्षमता जो है वो x लीटर की है। ड्रम की क्षमता मान लेते हैं x लीटर की है, ठीक। अब क्या बोला जाता है, इसका 3/4 भरा हुआ है, मतलब x 3/4 हो जाएगा, x का 3/4 ये हो जाएगा, इतना भरा हुआ। अब बोल रहा है इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता, तो जो भरा हुआ है उसमें से 9 लीटर पानी निकाल देंगे, ठीक। तो अब यह क्या होता है, 1/2 भरा रह जाता है। 1/2 भरा रह जाता है, मतलब कि ड्रम की क्षमता x था तो इसका x/2 हो जाएगा, यही भरा रह जाता है। बस अब कुछ करना नहीं है, 3x/4 ये हो जाएगा, इधर आएगा x/2 माइनस हो जाएगा, ये 9 उधर चला जाएगा बराबर 9। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 3x माइनस 2x आ रहा ना बराबर 9। अब देखिए क्या आ रहा, x/4 बराबर 9 आ रहा, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 36 लीटर आ जाएगा। और x क्या माने थे आप, x माने थे ड्रम की क्षमता, और आपसे यही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ये एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक का है, बहुत ही पूछे जाने वाला है। एसएससी भी पूछती है इसको, रेलवे भी पूछ रही है। बोल रहा है एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर दिया है, जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो पूछ रहा है प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक और प्रश्न आप लिख लीजिए कि टोटल टाइल्स की संख्या कितनी होगी, ये भी आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं सब कुछ बता दूंगा, जो भी इससे पॉइंट्स होंगे बनेंगे, इसके आसपास जो भी भटकेंगे सब बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक फर्श है जिसकी लंबाई, अब देखिए इसको समझाने के लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मुझे खुद बनाना नहीं है, मुझे खुद पढ़ना नहीं है, मुझे खुद समझना नहीं है, आपको समझाना, आपको सिखाना है कि आप एग्जाम हॉल में बना लीजिए। तो देखिए इसके लिए बढ़िया से समझाएंगे, फिगर ड्रॉ करके समझाएंगे, जितना संभव हो सके पॉसिबिलिटी बताएंगे। अब देखिए इस फर्श की लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर और चौड़ाई जो है 12 मीटर दिया हुआ, ठीक। इस पर क्या है ना, फर्श मतलब आपके जमीन के नीचे जो घर है, रूम है, अब इस पर जो है वर्गाकार टाइल्स लगानी है मेरे दोस्त, वर्गाकार टाइल्स लगानी है। तो कुछ वर्गाकार टाइल्स इस प्रकार होगी, ये वर्गाकार। अब इसमें पूछ रहा है कि टाइल्स की लंबाई क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि टोटल टाइल्स कितने लगे। तो सबसे पहले क्या है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ 16 और 12 है। अब बोल रहा है टाइल्स की कम से कम संख्या, तो कम से कम जैसे ही बोल रहा है मतलब एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ ये ध्यान रखना, तो जब भी टाइल्स की संख्या आएगा तो पहले एचसीएफ ही निकालना, जो भी फर्श की लंबाई और चौड़ाई दिया है इसका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ बोलिएगा 4, और जो एचसीएफ आएगा ना वही वर्गाकार टाइल्स की भुजा होगी, जो भी एचसीएफ आएगा। अब देखिए ये 4 आया तो ये क्या होगा, टाइल्स की भुजा हो जाएगी। टाइल्स की लंबाई बोलिए या फिर भुजा बोलिए, टाइल्स की भुजा या लंबाई, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा था, वर्गाकार टाइल्स की लंबाई 4 मीटर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। लेकिन यदि पूछे नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे इस फर्श में, तो पहला नंबर तो हमको वर्गाकार टाइल्स के भुजा निकालना जरूरी है, तो निकल जाएगा एक ओके। तो हम इसके टोटल क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल, एक वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे ना, इससे डिवाइड कर देंगे, तो बस चैलेंज हमको भुजा निकालने का। तो भुजा तो निकल गया ना, एक वर्गाकार टाइल्स की भुजा 4 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बोलिएगा, 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। होता है वर्ग की भुजा क्या होता है, क्षेत्रफल 16, भुजा क्या स्क्वायर, तो 16 आ जाएगा। तो टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो बोलिएगा 16 गुने 12 है, इसका क्षेत्रफल इतना होगा। इतना क्षेत्रफल को कितना ये ढक सकेगा पूरा एरिया, तो एक का क्षेत्रफल 16 है, 16 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल 12 टाइल्स लगेगा, ठीक। आपसे पूछ सकता है कि टाइल्स की संख्या, जनरली टाइल्स की संख्या ही पूछता, ये तो बहुत सिंपल पूछ दिया, एक स्टेप बढ़ जाएगा टाइल्स की संख्या, तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 12 हो जाएगा। समझ में आया, एक ही क्वेश्चन में दोनों निपटा दिए। देखिए एक और सवाल है, और ये सवाल आप एवरेज का बोल लीजिए या परसेंटेज का या फिर रेशियो का,
तीनों में आ जाता है। बोल रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। तो पूछ रहा है कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है। मैं वो तरीका बताने वाला हूँ जो आपको सुटेबल लगे और सबसे कम समय में बन जाए। और सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं बल्कि आने वाले बहुत भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको आप बनाइएगा, जो मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिएगा क्या है ना कि पहले बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात दिया होगा। तो क्या कितना दिया हुआ 5:6 दिया हुआ। तो यदि 5 बॉय और 6 गर्ल्स को जोड़ दे तो कितना टोटल छात्र हो जाएंगे, बोलिएगा 11 हो जाएगा। ये हो गया बस। अब यही को अपनाना है प्रक्रिया। बोल रहा है कि 20% लड़के को और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है और पूछ रहा है कितने छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो 20% लड़के छात्रवृत्ति धारक है मेरे भाई, तो कितने लड़के छात्रवृत्ति धारक नहीं होंगे, तो 80%। तो बस 80% कर देना, 80% कर देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, अब बोल रहा लड़की 25% छात्रवृत्ति धारक है, तो बिना छात्रवृत्ति धारक क्या हो जाएगा 75%। बस 75%, इसको भी मल्टीप्लाई कर देना। अब टोटल कितना हो जाएगा, कितने छात्रवृत्ति धारक नहीं है, मान लेते हैं X% है, तो X से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सब कुछ नहीं है। देखिए जैसे जैसे वैसे वैसे कर दीजिए। 80 × 5 कितना होगा 400 प्लस, अब ये 75 × 6 कितना हो जाएगा 6 25 की सुनना बाकी थी, 6 42 45 बराबर 11 X आना। ठीक, अब X परसेंटेज में ये सब मत फंसना कि परसेंटेज नहीं आ रहा कट रहा, बस ये सब फाइनली सब कट जाता है। तो देखिए कितना आ जाएगा 850/11 आ जाएगा। X बराबर कितना आ जाएगा 850/11%। तो X क्या माने थे, टोटल जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो कितना आ गया 850। तो वही पूछ रहा, ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही प्रक्रिया अपनाना, बाकी सब कुछ भूल जाना। आप देखिए इसको 500 600 भी मान लीजिए, विद्यार्थी टोटल है 500 और 600, तो टोटल 1100 हो जाएगा। वैसे करते रहिएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। इसीलिए आपको जो सुटेबल लगा, देखिए खट से नहीं बन गया, एकदम खटाखट तरीका बताएंगे मेरे भाई। बस आप वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा से विभाज्य होता है। मतलब किससे विभाज्य होगा, हमेशा दो क्रमागत सम संख्या को यदि गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अपना वेरीफाई कर लेंगे। सीधे सबसे छोटी क्रमागत सम संख्या लेंगे, पहले 2 ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा अगला 4 होगा ना इसका अगला जो है सम संख्या। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 8। अब मान लेते हैं 4 लेंगे, फिर इसका अगला क्रमागत सम संख्या क्या होगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24। कोई और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 8 लेते हैं, इसका अगला क्रमागत क्या होगा 10 हो जाएगा, क्या हो रहा 80 हो रहा। अब देखिए इस तरीके से क्या हो रहा 8 24 80 कुछ और आएगा। तो ये सभी संख्याएं देखिए किससे विभाजित होने वाला है, तो क्या 8 से डिवाइड होने वाला है, बोलिएगा 8 में ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। 6 से डिवाइड होगा तो 6 से तो 1 हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी खत्म। ऑप्शन सी देखिए क्या 16 से डिवाइड होगा, तो 16 से ठीक है ये हो रहा, लेकिन ये तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी देखिए क्या 12 से डिवाइड होगा, तो 12 से तो ये हो रहा, ये नहीं हो रहा, यानी सब डिवाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो दिख रहा कि 8 जो है ना वो सभी दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल से डिवाइड होने वाला है। 8 देखिए 8 से डिवाइड 24 से डिवाइड 8 से डिवाइड 24 हो रहा, फिर 8 से 80 हो रहा। इसी तरीके से जितना भी संख्याएं आएगा वो सभी सबके सभी 8 से डिविजिबल हो।